बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र में आज हम लोग काव्य दोष के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है, उसको काव्य दोष कहते हैं। काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। काव्य दोष को विभिन्न विद्वानों ने भी अपने ढंग से परिभाषित किया है। भरत मुनि के अनुसार दोष गुण विपर्य रूप है। मम्मट के अनुसार मुख्य अर्थ का अपकर्ष दोष कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस का अपकर्ष दोष कहलाता है। जयदेव के अनुसार उद्वेग के जनक दोष कहलाते हैं। ऐसे विभिन्न विद्वानों ने इस ढंग से परिभाषित किया है। काव्य दोष अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर और रस दोष के आधार पर विभिन्न भेदों में विभक्त किए गए हैं। दोष रस दोष होता है, अर्थ दोष होता है और शब्द दोष होता है। अभी कुछ काव्य दोषों के बारे में हम जानते हैं। पहला है श्रुति कटुत्व काव्य दोष। ऐसा काव्य जो सुनने में कानों को अच्छा नहीं लगे, वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। नाम से श्रुति मतलब सुनना, कटु मतलब कठोर। जिस काव्य को सुनने में हमारे कानों को प्रिय नहीं लगे, तो वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। आचार्य वामन ने इसे कष्ट का नाम दिया है। आचार्य केशव दास ने इस दोष को कर्णकटु की संज्ञा दी है। इस काव्य दोष में ट, ठ, ड, ढ, न वर्णों का मुख्यतः प्रयोग होता है। हम लोग काव्य गुण में ओज गुण की भी यही विशेषता है। अतः श्रुति कटुत्व काव्य दोष मुख्यतः ओज गुण में पाया जाता है, जहाँ पे टवर्गीय व्यंजन वर्णों की प्रधानता हो या जो शब्द सुनने में हमारे कानों को प्रिय नहीं लगे, उन पंक्तियों में श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। जैसे भतर्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। यहाँ भतर्सना शब्द में श्रुति कटुत्व काव्य दोष है। दूसरा काव्य दोष है ग्राम्यत्व काव्य दोष। काव्य में जहाँ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ ग्राम्यत्व काव्य दोष होता है। जैसे पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई। यहाँ लुगाई शब्द ग्रामीण अंचलों में स्त्री के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कि इसमें प्रयोग किया गया है, अतः इसमें ग्राम्यत्व काव्य दोष। इसी प्रकार मूड़ पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। यहाँ मूर शब्द गांव में मस्तक के लिए प्रयुक्त होता है, अतः इसमें भी ग्राम्यत्व काव्य दोष है। अगला है क्लिष्टत्व काव्य दोष। जहाँ काव्य में किसी कवि के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनका अर्थ बड़ी कठिनाई से प्रतीत हो, वहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष होता है। जैसे एक पंक्ति है, अहि रिपु पति तीय सदन है, मुख तेरो रमणीय। यहाँ कवि कहना चाहता है जो तुम्हारा मुखमंडल कमल के सदृश सुंदर है, लेकिन इन सारे शब्दों को जब हम खंडित करते हैं, तोड़ते हैं, तो बड़ी कठिनाई से इसका अर्थ हमें ज्ञात होता है कमल। अतः इसमें क्लिष्टत्व काव्य दोष। कैसे अहि कहते हैं सर्प को, रूपु कहते हैं शत्रु को। तो सर्प का शत्रु अर्थात गरुड़ हो गया। और फिर कहते हैं पति कहते हैं मालिक को, स्वामी को। और गरुड़ के पति कौन है? विष्णु भगवान। तीय कहते हैं स्त्री को, और विष्णु की स्त्री कौन है? लक्ष्मी। सदन कहते हैं घर को, लक्ष्मी का निवास कहाँ पे है? कमल पे। अतः इसका अभिप्राय निकला जो तुम्हारा मुख देखने में कमल के सदृश सुंदर है, जो कि इतने कठिनाई से हमें ज्ञात होता है, अतः इसमें क्लिष्टत्व काव्य दोष है। ऐसे बहुत सारी पंक्तियां हमें मिल जाएगी। जैसे सूरदास ने भी एक पंक्ति में लिखा है, वेद नखत ग्रह जोर अरध कर को वर्जे हम खात। इन सबको मिला करके जब निकालते हैं हम, तो विष शब्द निकलता है। ग्रह 9 हैं, वेद 4 हैं, नक्षत्र 27 हैं, तीनों का योग 40 होता है। उसको हम फिर आधा कर देते हैं तो विष निकलता है। अतः यहाँ पे विष का अर्थ गोपिकाएं विरह में उनके कृष्ण के वियोग में विषपान करना चाहती, अर्थ निकलता है। अगला है अप्रतित्व काव्य दोष।
और प्रत्युत काव्य दोष वह माना जाता है जहाँ काव्य में सामान्य व्यवहार में प्रचलित शब्द की जगह अप्रचलित पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द केवल काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र विशेष में प्रयोग होता है, जैसे हियतल बसी दुख देत हैं ये तेरे अनुभव। यहाँ अनुभव का अर्थ चेष्टाएं हैं, परंतु अनुभव शब्द अलंकार शास्त्र में अधिक प्रयुक्त होता है, अतः इसमें अप्रत्युत काव्य दोष है। अगला है च्युत संस्कृत दोष। यह एक व्याकरण दोष है। आचार्य वामन ने इसे असाधु का नाम दिया है। वस्तुतः व्याकरण विरुद्ध शब्दावली का काव्य में प्रयोग च्युत संस्कृत दोष कहलाता है। जैसे मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ अवधि भाषा में सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला क्रिया रूप असंगत है, अतः इसमें च्युत संस्कृत काव्य दोष है। अगला काव्य दोष है अश्लीलत्व। काव्य में जिस शब्द के प्रयोग से लज्जा, घृणा अथवा अमंगल सूचित हो वहाँ अश्लीलत्व काव्य दोष होता है। जैसे लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियाँ। लहू में तैर कर स्नान घृणा व्यंजक है, अतः इसमें अश्लीलत्व काव्य दोष है। इसी प्रकार मीची आंख पिए की निरखी वायु दिन तत्काल। यहाँ वायु का तात्पर्य अपान वायु से है, अतः यहाँ पे अश्लीलत्व काव्य दोष है। अक्रमत्व काव्य दोष। जहाँ कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो, वहाँ अक्रमत्व काव्य दोष होता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए, जबकि चरण के अंत में किया गया है, अतः इसमें अक्रमत्व काव्य दोष है। दुष्क्रमत्व काव्य दोष। जहाँ पर शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध शब्दों का क्रम होता है, वहाँ पर दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। जैसे नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। यहाँ पर याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए, जबकि वह घोड़ा मांगता है, जो कि लोक नियम के विरुद्ध है एवं मांगने का क्रम विपरीत है, अतः दुष्क्रमत्व काव्य दोष है। इसी प्रकार एक पंक्ति है मुख मयंक को देखकर विक्षा मानस कंज। इन पंक्तियों में भी चंद्रमा को देखकर कमल का खिलना लोक विरुद्ध बात है, अतः इसमें भी दुष्क्रमत्व काव्य दोष है। और अंतिम काव्य दोष जो है पुनरुक्ति काव्य दोष। जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीत हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया हो, वहाँ पुनरुक्ति काव्य दोष होता है। जैसे सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। यहाँ पर जगत शब्द के बाद जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से करने से पुनरुक्ति दोष आ गया है, क्योंकि जहान से भी संसार का अर्थ और जगत से भी संसार का अर्थ होता है। यहाँ पे कवि ने इसकी पुनरावृत्ति की है, अतः इसमें पुनरुक्ति काव्य दोष है।